नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। राजनीति बहुत विषम रूप में पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी का घमासान सड़कों पर आ गया है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने शंका जाहिर की है कि क्या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का फोन टेप कराया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है और इस जंग का अंजाम क्या होगा? रोचक बातचीत है केपी मलिक साहब के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। आपका संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके प्यारे दर्शकों का जो हमें पसंद करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, आलोचना भी करते हैं और जो है सुझाव भी देते हैं, तो हम उनके भी आभारी हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि और सुझाव दें, और कहीं अगर ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छे सुझाव दें। इसी आशा के साथ मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो दर्शकों से ज्यादा मोदी जी का डंडा सुझाव देने के लिए आ जाता है। तरह तरह से नोटिस आ जाते हैं, मुकदमे हो जाते हैं। नहीं, उनकी चिंता हमें नहीं है, हमें उनकी चिंता नहीं है, हमें दर्शकों की चिंता है। बात सही है। अच्छा, मैं आपसे बातें करूं, मुझे ही मजा नहीं आता। 3 दिन से मैं सागर में था, मध्य प्रदेश में। वो 4PM फिल्म्स में जो शॉर्ट मूवी बना रहे हैं हम लोग, उस शॉर्ट मूवी की शूटिंग चल रही थी। मैं भी उसमें रोल कर रहा हूँ। वो नेटवर्क नहीं था। कल रात को मेरा बड़ा मन कर रहा था कि आपसे मैं बातचीत करूं, शो करूं, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था सागर में। यहाँ 5G और 6G की बातें करते हैं, सागर जैसी जगह में 4G भी नहीं चल रहा था। ये हालत नहीं, सागर में मोदी जी ने ऐसा नेटवर्क नहीं बनाया जो सागर में समुद्र में काम करे। आपको तालाब में रहना चाहिए। हाँ, समुद्र में काम करना चाहिए। मलिक साहब, बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं मैं कि एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के फोन टेप हो रहे हैं? जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जो जंग चल रही है स्वामी शंकराचार्य जी की, उनके प्रतिद्वंदी ने ये कहा है कि एक डिप्टी सीएम ने कहा था शंकराचार्य जी से कि करते रहो अनशन, जब मैं पानी पिलाऊंगा तो अनशन तोड़ देना। इशारा सीधा सीधा केशव मौर्य की तरफ था, क्योंकि केशव मौर्य ने उनको भगवान कहा था, सम्मान देने की बात की थी। अब मैं बड़ा सवाल यह है कि केशव मौर्य जिनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है कि क्या उन्होंने कुकर्म किया था, बच्चों के संग यौन शोषण किया था। और बड़ी सवाल यह है कि केशव मौर्य के फोन क्या टेप हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने ऐसे आरोप लगाए हैं और वो हरदोई भी जांच में जा रहा है, जो खुद गैंगस्टर में वांछित है, जो खुद जिसपे दर्जनों मुकदमे हैं, वो डिप्टी सीएम के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहा है और सरकार खामोश है। लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है इस गुंडे को, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरकार की हिट लिस्ट पे थे। लेकिन ये जो होगा वो कानून अपना पालन करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केशव मौर्य ने अगर अभी मुक्तेश्वरानंद से बात की, अगर ये आरोप सही है, तो फिर ये आशुतोष जी को कैसे पता? और अगर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं तो पूरी सरकार की छवि खराब करने के लिए फोन टेपिंग गंभीर अपराध नहीं है, उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? आपका क्या मानना है? संजय जी, इसमें 2-3 सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से ये जंग चल रही है योगी आदित्यनाथ की और जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इस बीच में सबसे बड़ा काम तब हुआ है जब एक हिस्ट्री सीटर आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनके खिलाफ केस किया। केस तत्काल जो है कोर्ट की तरफ से पुलिस को एफआईआर करने का निर्देश हुआ। पुलिस ने एफआईआर कर ली और उसके बाद जो है ये भी जांच हो गई है कि जो उनके बटुक ब्राह्मण है, उनके ऊपर जो आरोप लगा था कि उनके साथ जो है गंदा काम किया गया है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं है कि जांच चल रही है। जांच होनी चाहिए। अगर शंकराचार्य दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं और उनको जेल जाना चाहिए और तमाम जो चीजें कानून के तहत होनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो खुद हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर खुद 107-108 मुकदमे दूसरों के ऊपर उसने किए हुए हैं, इसके ऊपर खुद 60 के लगभग मुकदमे चल रहे हैं, वो व्यक्ति कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो फौज है प्रवक्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, मंत्रियों की, वो क्यों चूं की आवाज नहीं निकाल रहे? दूसरी बात यह है, क्या योगी जी अकेले पड़ गए? तीसरी बात यह है कि सरकार के किसी भी निर्णय का इन महाशय को कैसे पता लग जाता है? इनको जो पुलिस करने वाली, इनको पहले ही कैसे पता लग जाता है?
इनके पास कहां से खबर आ गई कि किसी डिप्टी सीएम की कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए और वो जो है उनकी कॉल में ये चीज है कि भाई वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी को कि आप धरने पर बैठ जाना और मैं आऊंगा और मैं पानी पिलाऊंगा तो अनशन तोड़ देना। तो अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं तो क्या वो डिप्टी सीएम भी जेल जा सकते हैं? क्या उन डिप्टी सीएम के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? फिर ये महाशय कह रहे हैं कि उसमें समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के भी कुछ नेता आश्रम में आते थे, वो भी अय्याशी करते थे। तो क्या इनका इशारा ये भी है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेता और कुछ कांग्रेस के नेता भी जेल जाने वाले हैं? तो ये तो अंतर्यामी है। हमें तो इनको स्वामी तो ब्रह्मचारी तो वैसे ही कह रहे हैं, हमें तो लग रहा है अंतर्यामी है। इनको तो पुलिस से, सरकार से पहले ही पता लग जाता है। ये बात, दूसरी बात ये है संजय जी कि योगी जी जिस प्रकार से इन चीजों को कर रहे हैं, एक माहौल प्रदेश में बना हुआ है। आज योगी जी अकेले खड़े हुए दिखाई देते हैं। योगी जी के साथ न संघ प्रमुख है, न प्रधानमंत्री है, न गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, न उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम है, ना कोई उनके मंत्री का बयान आ रहा है, ना किसी विधायक का बयान आ रहा है, ना किसी प्रवक्ता का बयान आ रहा है। तो ये राजनीति किधर जा रही है और इसमें कितना बड़ा फायदा देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, या ये लड़ाई निजी हो चली है? और इस लड़ाई में क्या हम हिंदुत्व का, सनातन का, संत समाज का कुछ नफा नुकसान देख रहे हैं क्या? क्या इसमें कुछ अपने, जो हम बात कर रहे थे बटोगे कटोगे की, तो ये बटोगे कटोगे वाले तो साइड पर रह गए। यहाँ तो बटोगे सटोगे वाले ही कटने लगे। आपने हिंदू ब्राह्मण में और ठाकुरों में बंटवारा कर दिया, आपने साधु संतों में ही बंटवारा कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी या योगी जी किस रास्ते पे जा रहे हैं? क्या 2027 में कोई नया समीकरण योगी जी बनाना चाहते हैं? क्या दिल्ली चाहती है कि योगी जी और इस मामले की तह तक जाए और योगी जी की और जो है छींचा लेदर हो? क्या दिल्ली के इशारे पे ये हो रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन आश्चर्य उसी बात पे होता है, फिर मैं उसी पे आता हूं कि ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, तथा कथित ये जो ब्रह्मचारी अपने आप को बता रहे हैं, खुद इनके ऊपर रेप के आरोप हैं, खुद इनके ऊपर जो है कई सारे केस चल रहे हैं, रेप के भी केस हैं इनके ऊपर, और खुद ये स्टेशन रह चुके हैं, जेल रह चुके हैं। इनको कैसे पता लग जा रहा है कि पुलिस अगला एक्शन करने वाली है? इस बात का बड़ा आश्चर्य है संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है वो भी कि पुलिस ये एक्शन करने जा रही है, ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं जैसे यही केस डायरी यही बैठ के लिख रहे हो। लेकिन अगर एक गैंगस्टर से, एक अपराधी से अगर इस तरह डिप्टी सीएम को भी बदनामी कराई जा रही है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति तो बड़े विस्फोट वाले मुहाने तक पहुंच रही है। उधर एक योगी जी जापान गए और योगी जी के सबसे करीबी विधायक हैं बसपा के उमाशंकर सिंह, नाम के बसपा के हैं, है योगी जी के सबसे करीबी विधायक। बच्चा बच्चा जानता है उनको, क्षत्रिय हैं और योगी जी के जन्मदिन से लेकर तमाम उनको बधाइयां देते रहते हैं। आज मुझे एक बहुत करीबी योगी जी के रहे, उनके तमाम फोटो योगी जी के संग है, क्षत्रिय नेता है, नाम लेना ठीक नहीं है, व्यक्तिगत बातें बताया उन्होंने मुझे बताया कि इन बसपा के विधायकों 19,000 करोड़ के ठेके दिए गए हैं। ठेके देने में शर्तों में बदलाव किया गया है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक तरसते हैं कि 2-3-4 करोड़ का काम उनकी विधानसभा में हो जाए, उनके आदमियों को ठेके मिल जाएं, और अगर ये आरोप सही है तो 19,000 करोड़ के ठेके एक बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह को मिल जाते हैं। और जब इनकम टैक्स की रेड होती है तो योगी सरकार के मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह विरोध करते हैं कि पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा में ये छापे नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है कि अगर बात योगी जी की ईमानदारी की होती है तो योगी सरकार को तत्काल बताना चाहिए कि उमाशंकर सिंह की फर्म को पिछले 6-7 सालों में कितने करोड़ों के ठेके मिले, क्या उनको ठेके देने के लिए किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया गया। मलिक साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। दूसरा सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि योगी जी जापान में गए थे तो फिर ये पीछे से इनकम टैक्स के छापों का मतलब क्या है? क्या चाणक्य यानी अमित शाह जी की रणनीति है कि उमाशंकर के बहाने पूरी सरकार को एक्सपोज कर दिया जाए? पहले और भी एक्सपोज हो चुकी है सरकार, भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आती रही हैं और इस बार तो बम फूट रहा है। जो लक्ष्मी जी निकल रही हैं उनके घर से, उमाशंकर सिंह के घर से, हैरान करने वाली है। इससे पहले एक सहाय साहब लोग कई लोगों को असहाय कर चुके हैं, उनके मामले सामने आए थे।
अमरावती ग्रुप पे छापे मारे थे, 500 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, तमाम ब्यूरोक्रेट के नाम सामने आए थे। लेकिन बसपा विधायक को अगर ये आरोप सही है, हजारों करोड़ के ठेके मिले, तो फिर ईमानदारी कहां पे, कौन सी गंगा में जाके डूब मरी है? क्यों आखिर इन ठाकुर साहब उमा शंकर सिंह पे सरकार इतनी मेहरबान हो गई कि अगर आरोप सही है कि हजारों करोड़ के ठेके दे दिए, और आरोप गलत है तो सरकार को तुरंत एक बयान जारी करना चाहिए कि भाई नहीं, इतने करोड़ के ठेके मिले हैं, इस शर्त पे मिले हैं। एक मिस्टर अनिल कुमार हैं, शायद अनिल नाम है उनका, वो भी बहुत बड़े ठेकेदार हैं। तो मुझे पता चला कि अनिल के और उमाशंकर सिंह के लड़ाई इतनी हो गई थी ठेकों के बीच में, और उन्होंने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वगैरह बनाया, वो भी बड़े ठेकेदार हैं। वो लड़ाई बहुत बड़े लेवल तक चली गई थी, यानी अभी भी ये सैकड़ों करोड़ के ठेके मैनेज हो रहे हैं। फिर सरकार की ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें कहाँ चली जाती हैं मलिक साहब? आखिर उमाशंकर सिंह के मामले में पर्दाफाश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? करोड़ों रुपए कैश मिला है उनके घर पर। संजय, देखिए, मैं फिर उसी बात पर कहता हूं कि अगर उमाशंकर सिंह दोषी हैं या कोई दूसरे लोग दोषी हैं तो उनको जेल जाना चाहिए, उनके साथ हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। जबकि आपने दिनेश प्रताप सिंह की बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी उनको कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है। वो एक अलग है कि मानवता के नाते हम लोग इस तरह की चीजें सोचते हैं, लेकिन जो कानून के खिलाफ उन्होंने चीजें की है उसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। आप ये जो दिनेश जी कांग्रेस में रहे हैं, सोनिया गांधी की उम्र कितनी थी, बीमार थी, जी उनको जांच के लिए बुलाया गया था? नहीं, तब इनका मुंह नहीं खुला था। मैं वही बात कह रहा हूं, तो इसलिए क्या है कि वो सिंपैथी लेने के लिए आप लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आपको एक और चीज याद करनी होगी कि कुछ दिन पहले जो अग्रवाल ग्रुप है, जिसको आरबिट कहते हैं, आरबिट ग्रुप है गोरखपुर का, वो भी योगी जी के करीब है अग्रवाल जी। आलोक अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल हैं, उनके यहाँ भी छापे लगे थे। और छापे किसके इशारे पे लगे थे, वही बात हुई थी। मैं लगातार आपके चैनल पे भी कहता हूं कि दिल्ली के और लखनऊ के रिश्ते तल्ख हैं, दिल्ली की लखनऊ की लड़ाई है। इस बात को कोई यकीन करता नहीं था। 2024 में वो परिणाम सामने आ गया तो काफी लोगों को ये समझ में आ गया कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। असली लड़ाई ये है कि लड़ाई गुजरात ग्रुप और योगी जी की लड़ाई है। वो मौका ढूंढते रहते हैं कि योगी जी को कैसे जो है बैकफुट पे लाया जाए, योगी जी को कैसे परेशान किया जाए, योगी जी को कैसे पिन चुभाई जाए। इसका जो तरीका है, इसका जो मौका है, वो दिल्ली भी ढूंढती है और इसका मौका योगी जी भी ढूंढते हैं। योगी जी भी नहीं चूकते हैं। आप याद करिए, कुछ हफ्ते पहले योगी जी का बयान आया था कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। तो मजा दोनों तरफ से लिया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता, फिर वो बात वही आती है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोग, संघ प्रमुख, संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लड़ाई में किस ओर खड़े हैं। और क्या ये सारी चीजें देख के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी विदाई खुद तय कर रही है? अगर दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इतनी भयंकर चल रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी? आप ये देखिए कि ये योगी जी के करीबी हैं और इन्होंने इतने करोड़ों के ठेके कोई पहले दिन तो लिए नहीं है। एकाएक इन पे छापेमारी करना कहीं ना कहीं ये योजना है कि योगी जी की नस कैसे दबाई जाए। ये योगी जी के करीबी हैं, भले ही बसपा में रहे हों, और बसपा में भी कोई इनका कोई बहुत ज्यादा नहीं है। दबंग आदमी अपने बलबूते चुनाव जीतते हैं, अपने बलबूते राजनीति करते हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन ये योगी जी के खास है और कल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, योगी जी के खेमे में आ सकते हैं। इसलिए इनको कमजोर करना बहुत जरूरी है, दिल्ली ये मानती है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जैसे ही जापान जाते हैं योगी जी सिंगापुर के रास्ते, और हमारे जो केशव मौर्य जी हैं वो जर्मनी पहुंच जाते हैं, और बड़े वाले तो इजराइल घूम ही रहे हैं, आपको पता है। तो एकाएक ये जो बाहर की यात्राएं चल रही हैं और भारत में जो घमासान एप्स्टीन फाइल का, अमेरिकन डील का, और दिल्ली में राहुल गांधी का जो मामला चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है 9 मार्च से, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो जो घमासान मचा हुआ है, इस बीच विदेश में जाके लोग क्या कर रहे हैं? इसमें मजेदार बात, एक मेरे जो है राजनीतिक विश्लेषक दोस्त हैं, उन्होंने हम आज चर्चा कर रहे थे कि कहीं योगी जी अपनी वो छवि तो नहीं बनाना चाह रहे हैं कि जैसे अभी तक कहते थे कि इनको दिल्ली जाना है
और दिल्ली जाना है तो संघ और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि योगी जी हिंदुत्व का तो बड़ा चेहरा है, लेकिन ये थोड़े विदेश नीति में, व्यापार में और कॉमर्स में थोड़े कम है ये। तो कहीं कॉमर्स का एक्सपीरियंस लेने और विदेश नीति समझने तो जापान नहीं गए, क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही हैं। और ये कह दें कि भाई देखिए अब तो मेरे को अनुभव जो है विदेश नीति का भी हो गया है और कॉमर्स का भी मैंने इंतजाम कर लिया है और उमा शंकर जैसे 10 लोग मेरे साथ हैं, तो दिल्ली के लिए मैं तैयार हूँ। कहीं इसका खतरा देखते हुए तो दिल्ली एक्शन नहीं कर रही है। तो बहुत सारी चीजें दिल्ली में चल रही हैं। अब रिजल्ट क्या आता है इसका, वो 2-4 दिन में पता लग जाएगा संजय जी। मलिक साहब, खनन विभाग जो है वो खुद मुख्यमंत्री के पास है। आज पता चला है कि सोनभद्र में ईडी खनन व्यापारियों के छापे मार रही है। यानी योगी के जो मंत्रालय हैं उनकी भी पड़ताल शुरू हो गई है। तो ये जो इमेज है योगी जी की कि मैं पैसे नहीं लेते मुख्यमंत्री, इस इमेज पे क्या खुद दिल्ली दाग लगाना चाहती है कि करीबी विधायक के इनकम टैक्स की रेड, खनन वालों के यहाँ ईडी की रेड, अगर ये सब हो रही हैं इसके संकेत क्या हैं? देखिए संजय जी, अगर आप देखें गडकरी जी जब शुरू में दिल्ली में थोड़े से ज्यादा आगे तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ब्रेक लगाने पे सीएजी की रिपोर्ट आई थी रोड की। एक बार उनका जो पूर्ति कंपनी है उनकी पूर्ति घोटाले के नाम से घोटाला खोला गया था। तो ये समय समय पे इस तरह के लोगों को ब्रेक लगाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी पिछले 2 साल से बहुत तेज दौड़ रहे हैं और ये साबित हो गया है। और दिल्ली ने तमाम जो है अपने शाम धाम दंड भेद और तमाम तरीके अपना लिए हैं, योगी जी हट नहीं गए हैं पीछे। तो योगी जी को पीछे हटाना है, योगी जी को वहां से हटा के अपने किसी डमी को बिठाना है। तो इसलिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं कि किस प्रकार से इनको बाहर किया जाए। आप ये देखिए, ये जो मामला चल रहा है शंकराचार्य जी का, ये भी है कि जो आपने कट्टर हिंदुत्ववादी की अपनी छवि बनाई है, उस छवि को भी धूमिल करने का काम ये किया जा रहा है। ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। मैं पहले ही कहा है संजय जी आपके चैनल पे कि शंकराचार्य जी तो सिर्फ मोहरा भर है, ये राजनीति कहीं और से हो रही है और ये असली जो केंद्र है उसके वो योगी है। योगी की जो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि बनी हुई है उसको खराब किया जाए, उसमें गो एक्सपोर्ट के, गो मांस के, गो काटने के, गाय गाय करके उनको बदनाम किया जाए और उनकी छवि को धूमिल किया जाए। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो उनके करीबी है उन पर छापे मारे जाए। तीसरी चीज ये है कि खुद उनके डिपार्टमेंट पे छापे मारे जाए ताकि उनकी खुद की छवि को बदनाम किया जा सके और हटाने का रास्ता साफ किया जा सके ताकि किसी डमी को बिठाया जा सके। ये रणनीति दिल्ली की हो सकती है, क्योंकि ये सारे जितने संकेत हैं वो तो यही संकेत दे रहे हैं कि ये निर्णय दिल्ली ले चुका है कि इनको किस प्रकार से हटाया जाए। क्योंकि जो उनका तरीका है हटाने का, पर्ची निकालने का, उसमें तो योगी जी हट नहीं रहे हैं, ना पर्ची निकलने दे रहे हैं। तो एक नया तरीका दिल्ली ने खोजा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपका अनुमान था कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल भी होगी, तो क्या योगी जी से ऑफर किया जाएगा कि भाई आइए और दिल्ली में कृषि मंत्रालय या कोई और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल लीजिए, ऐसा ऑफर दिया जा सकता है? क्या योगी जी राजी हो सकते हैं? नहीं संजय जी, ये तो बहुत पहले बात हुई थी और आपने सवाल भी पूछा था और मैंने कहा भी था कि ये ऑफर दिल्ली ने उनको दिया था, लेकिन वो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था और वो ऑफर उन्होंने माना नहीं था। आपको याद होगा उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मुझे अगर जाना होगा तो मैं गोरखपुर अपने मठ में ही चला जाऊंगा। तो दिल्ली से गोरखपुर का रास्ता अच्छा है और लखनऊ से गोरखपुर का रास्ता अच्छा है। अगर लखनऊ से दिल्ली आने में कोई दिक्कत होती है तो फिर मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। ये बयान तो वो दे चुके हैं पहले। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने दिल्ली का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, तभी ये चीजें शुरू हुई। अच्छा, यहाँ इतनी उठापटक चल रही है और प्रधानमंत्री जी इजरायल में भाषण देने पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस बड़ी खुश हो रही है कि इजरायल के विपक्ष ने बायकॉट कर दिया मोदी के भाषण का। कांग्रेस कह रही है कि ये विपक्ष जो है इजरायल का सही काम कर रहा है और भारत की नीति, अटल बिहारी वाजपेयी की नीति हमेशा इजरायल को लेकर स्पष्ट थी। लेकिन गजा के मामले में जो इतना हजारों लोगों का नरसंहार हुआ है वहां पे और इजरायल ने जिस तरह से बेरहमी से लोगों को मारा है, उसकी तरफ से भारत सरकार की नीति बड़ी खराब रही है। हमारा पुराना दुश्मन जो है, पुराने दोस्त अलग हो रहे हैं, दुश्मन मिल रहे हैं, अजीब सी विदेश नीति हो रही है। आपको क्या लगता है कि इजरायल का दौरा इस समय करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को? सही था स्टेटमेंट? देखिए संजय जी, मैं विदेश के मामले में बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जितनी सारी चीजें मुझे समझ में आई हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन समय में मोदी जी इजराइल का दौरा कर रहे हैं। और मैं तो ये मान के चलता हूं
कि इजराइल ने मोदी जी को बुलाया नहीं है, मोदी जी खुद इजराइल गए हैं। आपको ये सारी चीजें समझने के लिए 5-6 बिंदुओं की तरफ ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार से अमेरिका हमें समय समय पे बेइज्जत कर रहा है, बार बार अमेरिका इस बात को कह रहा है कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान का युद्ध हमने रुकवाया था, और अभी तो 2 दिन पहले ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भाई परमाणु बम का प्रयोग हो सकता था और 3.5 करोड़ के लगभग मौतें हो सकती थी, मैंने तो उनको रोका है, मुझे मेरा तो धन्यवाद करना चाहिए। इस तरह का बयान उनका आना और प्रधानमंत्री का या भारत की तरफ से कोई जवाब ना देना बताता है कि हम कहाँ पे हैं, किस प्रकार के संबंध हमारे अमेरिका के साथ हो गए। दूसरे, हमारे प्रगाढ़ संबंध चाइना के साथ नहीं है, रशिया के साथ हमारे संबंधों में खटास है, अमेरिका हमें सीरियस ले नहीं रहा है, तो हमारे रास्ते सारे बंद दिखाई देंगे। फिर हमें देखना होगा कि भारत का और ईरान का कैसा रिश्ता है, भारत के ईरान के रिश्ते अब कैसे होंगे, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि 90 के दशक तक इजराइल से कोई लेना देना नहीं था। नरसिंह राव के टाइम पे हमने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, और इजराइल को हमने भारत में आने का मौका दिया था, उनका यहाँ पे दूतावास खुला, बाकी चीजें शुरू हुई, लेकिन आज तक कोई भी प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। हम साथ साथ फिलिस्तीन को भी लेके चलते थे, और मुझे तो याद आता है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने उस समय कहा था, आजादी से पहले ही, कि जो फिलिस्तीन है वो जमीन फिलिस्तीनियों की है, वो फिलिस्तीनियों को मिलनी चाहिए, वहां इजराइल वालों का कोई लेना देना नहीं है, जबकि काफी देशों ने ये कहा था नहीं, इनको मिलनी चाहिए। तो हमारा ये है कि हम सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, उसका परिणाम भले ही कुछ भी हो। दूसरी चीज संजय जी, आप ये देखेंगे कि ऐसे टाइम पे मोदी जी का इजराइल दौरा होना, जब भारत में इतना विपक्ष ने हंगामा किया हुआ है, स्टीम फाइल के चर्चे हो रहे हैं, अमेरिका के साथ हमारी डील हो रही है, अमेरिका हमारे ऊपर इतना टैक्स थोप रहा है, अमेरिका रोज हमें परेशान कर रहा है, ऐसे में मोदी जी का विदेश जाना, इजराइल जाना जताता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी घबराहट में है। और अगर इसको दूसरे पहलू से संजय जी देखते हैं, अगर मोदी जी कोई डील करने गए हैं, अगर कोई डिफेंस की डील करने गए हैं, तो उनके साथ क्या डिफेंस के मिनिस्टर गए हैं, डिफेंस की कोई विशेषज्ञ की टीम गई है? अगर वो सुरक्षा की बात करने गए तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी उनके साथ गए हैं, या कोई वाणिज्य का प्रतिनिधि मंडल उनके साथ गया है, या विदेश नीति पे हम कुछ करने के लिए विदेश मंत्री जी उनके साथ गए हैं? ऐसी कोई जानकारी इस दौरे में नहीं है, और दौरा भी आखिर तक छुपा के रखा। एक दिन जाने से पहले बताया गया कि मोदी जी विदेश जा रहे हैं। वो बात अलग है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ता पहले ही कह दिया था कि मोदी जी इजराइल आ रहे हैं और वो यहाँ की संसद को संबोधित करेंगे। और संबोधित कैसे की इजराइल की संसद, वो आपके सामने है कि वहां के विपक्ष ने भी वॉकआउट किया, और वहां के जो आलोचक हैं उन्होंने कई लेख भी लिखे हैं मोदी जी के बारे में भी, और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है कि चुनावी हथियार, मतलब चुनावी हथियार बनाने के लिए या मोदी जी को चुनाव में दिखाने के लिए, इस तरह से करने के लिए मोदी जी को बुलाया गया है। इस तरह की चर्चाएं भी इजराइल में हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक अपने लेख में जिक्र किया कि हो सकता है बड़े बड़े पोस्टर मोदी जी के साथ बना के चुनाव में उसका भरपूर प्रयोग करें। बाकी आपने जो विजुअल देखे हैं कि गेरुआ कलर उनकी पत्नी पहनी हुई थी, और बंडी में जो रुमाल लगा हुआ था मोदी जी की, वो भी गेरुआ था। और फिर यहाँ तक मोदी जी ने कह दिया कि भारत माँ है और इजराइल पिता है, और उसके बाद कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जब शादी हुई थी उसकी पहली या दूसरी मुलाकात भारतीय रेस्टोरेंट में हुई थी, और हमने वहाँ खाना खाया था, बहुत लजीज खाना था, और खाना खा के जो हमारे बच्चे पैदा हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं भारतीयों की झलक है। तो इससे पता लगता है कि कितनी सीरियस टॉक वहां पे हो रही है, और उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं या 2 देश के लोग बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और राजनीति से को कहते हैं कि बच्चे परिवार को भी इसी तरह बीच में ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये थे मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।